इस वक्त हमारी INN 24 की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है सूबे के स्टील सिटी के नाम से जाने जाने वाले बोकारो विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के प्रत्याशी निवारण प्रसाद महतो। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शमीम अहमद ने। जोहार, इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा बोकारो विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रत्याशी के पास। तो सीधे हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दूं कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और ये 1977 ईस्वी में अस्तित्व में आया और पहले जो यहाँ के विधायक बने वो निर्दलीय प्रत्याशी समरेश सिंह पहली बार चुनाव लड़ते हुए यहाँ के पहले विधायक बने थे और अब स्टील सिटी कहा जाने वाला यह बोकारो विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है और इस वक्त जो हमारे साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रत्याशी हैं सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का इनका मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के आधार पर यह चुनाव लड़ रहे हैं और जीत को लेकर यह कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के बीच हम लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अपना बोकारो विधानसभा सशक्त और मजबूत बनेगा। बोकारो इसको स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त है, पूरी दुनिया में इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम सीधे सीधे रोज़गार की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला और जो समझने को मिला, युवा खासकर यहाँ पे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो रोज़गार के मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं? रोज़गार के मुद्दे में सर, जैसे हम लोग युवा के बीच में युवा साथी जितना रोज़गार को लेकर के परेशानी में हैं, जितने यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, उसको रोज़गार मुहैया कराना ये हम लोग का कर्तव्य होगा। जितने हमारे फुटपाथ झुग्गी झोपड़ी जितने भी साथी बंधु हैं, दुकान वाले, सभी कोई उनको व्यवस्थित तरीके से मूलभूत सुविधा प्रदान करना, हमारे दुंदीबाद बाज़ार, हाट हटिया, हमारे विस्थापित गाँवों को पंचायत का दर्जा, हमारे विस्थापित बंधुओं को ठेका मजदूरी में उचित स्थान, उन लोग का सारा रोजगार के समस्या पर ज़्यादा फोकस रहेगा हम लोग को, चूँकि युवा साथी हम लोग के साथ में हैं और पूरा बोकारो का जनता इस बार उस मुद्दे को देख करके हम लोग को पूर्ण बहुमत से उन लोग विजय का आशीर्वाद दिए हैं और आगे युवा साथी सभी कोई सबका सपोर्ट है। युवाओं की बात आप कर रहे हैं और यहाँ पर एक आप जानते हैं कि बोकारो का एक कॉलेज भी है, बोकारो में कॉलेज है और उस कॉलेज में सेमेस्टर बहुत पीछे जा रहा है। जब मैं यहाँ के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यह भी देखने को और सुनने को लोगों से मिला कि जो 2017 में जिन्होंने बच्चे जो एडमिशन लिए, अभी चौथा सेमेस्टर का उसका एग्ज़ाम लिया गया है। तो ये जो उसका डिले हो रहा है, 3 साल के कोर्स 4 साल में कराया जा रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचें? इसको लेकर के सर, जब तक हम लोग मजबूत नहीं बनेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम लोग उसको सुधार और सिस्टम को सुधार लाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सभी युवा साथियों को, सभी अपने बंधुओं को सभी निवेदन करते हैं, हम लोग एकजुट हो और हम लोग इसको माने सशक्त रूप से लागू करके और बिल्कुल समय निर्धारित सही समय पर उनका सभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा आम लोगों की पार्टी मानी जाती रही है शुरू से ही। वो लगातार जो मांझी जी है वो लगातार बात करते हैं गरीबों की, पिछड़ों की। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो ये कि 2000 ईस्वी तक में बात अगर कर लूँ तो BSL के द्वारा लगभग 42 स्कूल चलाए जाते थे। अभी घटकर स्कूलों की संख्या उसकी 10 हो गई और सीधे सीधे ये प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा वैसे बच्चे जो गरीब थे, वैसे बच्चे जो मजदूरों के थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचें? सर, इन लोग का नकारात्मक रवैया रहा है, चूँकि प्राइवेट स्कूलों को लीज में देना, अपना सरकारी स्कूल कमज़ोर, BSL का स्कूल को कमज़ोर कर देना और ये कहीं ना कहीं पहले से शुरुआत से इन लोग को कंडीशन में थोड़ा सा गिरावट करते गए, जिसके कारण प्राइवेट का बढ़ावा मिला, सरकारी स्कूलों का, यहाँ के BSL के स्कूलों का
बच्चों का स्तर कम होता चला गया, प्राइवेट का बढ़ावा मिलता चला गया। अब जो सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बोकारो विधानसभा क्षेत्र में अब किन मुद्दों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, और जो विकास की लगातार हर सरकार बात करती है, लगभग कमोबेश सभी नेता भी बात करते हैं, तो विकास के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और उसके लिए आपने क्या खाका तैयार कर रखा है? नहीं सर, विकास तो हुआ ही नहीं है। अगर ODF की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, तो चलिए मेरे विस्थापित ग्रामों में आप स्वयं देख लीजिए, अपने कैमरे की नज़र से दिखा दीजिए। अगर एक भी शौचालय बना तो आप बता दीजिए कि हाँ इस जगह इस ग्राम में बना। और हम लोग को तो कोई मूलभूत सुविधा भी प्रदान नहीं हुआ। सिर्फ उत्तरी क्षेत्र विस्थापित सिर्फ वोट देने के काम में आते हैं, बाकी कोई सुविधा के काम में नहीं है। और उसी तरह हमारे शहर के भी जनता बहुत ही परेशानी में गुजरते हैं, जिनको बिल्कुल मूलभूत सुविधा से सबको एकजुट होकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको व्यवस्थित ढंग से रोड हो, नाली हो, जिस तरह का सभी का विकास हो वो संभव का प्रयास करेंगे। आपने विस्थापितों की बात की। मैं जब लोगों से बात कर रहा था बोकारो विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1977 के बाद से लगातार लोग विस्थापितों को आश्वासन देते रहे, लेकिन 77 में जो स्थिति थी विस्थापितों की वो आज भी वैसे ही जस की तस है और वो आज भी परेशान है। हालांकि उस मुद्दे को लेकर के लोग विधानसभा और लोकसभा ज़रूर पहुंच जा रहे हैं। तो खास करके मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि यहाँ के विस्थापितों के बारे में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और आपने क्या सोचा है? सर, यहाँ के विस्थापित अगर हम लोग एकजुट हो जा रहे हैं तो ज़रूर हम लोग विधानसभा तक को हम लोग हिला देंगे, अगर विस्थापितों का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। और इसी जोश और इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे आए हैं। सभी को देखा, सभी नेताओं को देखा, बात तो सिर्फ सामने करते हैं लेकिन विधानसभा में कोई इस बात को नहीं रखते कि यहाँ का क्या समस्या है और उसका हम लोग निदान करेंगे। अब जो हमारा आपसे आखिरी सवाल है वो ये कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रत्याशी को यहाँ की जनता वोट क्यों दे, वजह बताइए। सर, ये तो जनता जनार्दन अपना सब आशीर्वाद देते हैं, अपना कैंडिडेट नियुक्त किए कि हाँ हमको इनको देना है, इनको देना है। चूँकि हम लोग भी स्वच्छ छवि वाले हैं और समाज सेवा में हम हमेशा रहे हैं, और इस समाज सेवा के बीच करते हुए लोगों में इतना उत्साह है, इतना विश्वास है कि हम का जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल सबों से खरा उतरेगा, और ये विश्वास सबों के दिलों में है। और इसीलिए हम सभी का आभारी हैं, पूरे बोकारो विधानसभा के सभी जनता का आभारी हैं कि हमको इतना मान सम्मान और प्रेम दे करके आगे लाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1960 ईस्वी में सोवियत रूस के साथ यहाँ पर जो स्टील कंपनी की वो स्थापना की गई थी, और बाद में 1966 ईस्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ बोकारो स्टील सिटी की स्थापना की गई और आज दुनिया में बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर निवारण प्रसाद महतो जो कि हमसे प्रत्याशी भी हैं और ये यहाँ पर उनके कुछ समर्थक और कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कि ये एक मतदाता भी हैं। तो हम इन्हीं के ज़ुबानी कुछ मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई बोकारो विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है या अगर कुछ समस्याएं हैं तो इनके ज़हन में वो समस्याएं कौन सी हैं। चलिए कुछ समर्थकों, कार्यकर्ताओं और यहाँ के मतदाताओं से भी हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार। आप बोकारो विधानसभा क्षेत्र से? जी। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में लगातार विस्थापितों की बात होती रही है लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ है। क्या ये बात हकीकत है या विपक्ष का आरोप है? ये हकीकत है, सही है। आप जाके एक बार विधानसभा विस्थापित क्षेत्र में आप जाके घूम लीजिए, ऐसा कोई गली नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां आपका वहां पे समस्या ही नहीं है। हर समस्या है, यहाँ तक शहर में आपका समस्या है, रोजगार के लिए समस्या है, झुग्गी झोपड़ी के लिए समस्या है, कहीं कोई चीज़ का आज तक कोई नहीं मुहैया करा। सिर्फ आश्वासन दिया गया है, इसके बाद कुछ नहीं किया गया है। 5 साल में आते हैं, उसके बाद जनता से उन्होंने मिलना छोड़ देते हैं, सिर्फ अपना रखते हैं नाम। क्या नाम हुआ? नेपाल डे। युवाओं के बारे में बताइए कि यहाँ की सरकार जो खास करके डबल इंजन की सरकार बोली जाती है भाजपा के, बिरंजी नारायण यहाँ से विधायक भी थे 2014 में,
तो युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, आप झारखंड का जब निर्माण हुआ था सन 2000 में, तभी से लेकर आज अभी 2019 चल रहा, मतलब 19 साल में युवाओं के क्या स्थिति है। वो जितने पार्टी लोग, जिन लोग भी जो राज किए अभी तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 16 साल और बाद में और महागठबंधन की भी सरकार बनी, तो युवाओं का क्या स्थिति है ये उन लोग को, हम लोग से ज़्यादा उन लोग को पता है। रोजगार के नाम पर जो युवा वर्ग आज बाहर गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ की तरफ पलायन कर रहे हैं, उन लोग को बॉडी उधर से जो है पार्सल के तौर पर आ रही है। ये तो स्थिति है बोकारो की। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। अनाथ बंधु। क्या नाम हुआ? अनाथ बंधु। आप बोकारो विधानसभा से? विधानसभा। बोकारो विधानसभा के बारे में बताइए, यहाँ की वास्तविक स्थिति आखिर क्या है? वास्तविक स्थिति जो अभी है, हमारे ही सामने में नेताजी अभी जो प्रत्याशी है वो बताए हैं और हमारे नेपाली भी ये बताए हैं। एक्चुअल में वही है समस्या जो होते आया है 2000 से लेकर आज तक। चलिए कुछ साइड में भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम प्रत्याशी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए उनसे भी हम जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर, डबल इंजन के लिए हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, अगर डबल इंजन सरकार अगर झारखंड पर इतना भरोसा करती है तो फिर मोदी जी नाम मंत्र का सहारा बोकारो में फिर क्यों सर? रघुवर दास का सहारा क्यों नहीं लिया जाता है, जबकि वो खुद कहे रघुवर का दास हूँ, उनके जैसा हूँ, उनके समान हूँ, फिर वो कहाँ चले गए आज मोदी जी? फिर मोदी जी का मंत्र क्यों आ गया बीच में सर? यही निवेदन और यही चीज़ हम बोकारो का जनता सबको ही पूछना चाहते हैं, डबल इंजन कहाँ गया? तो ये थे हमारे साथ हम प्रत्याशी निवारण प्रसाद महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वास्तव में झारखंड में विकास हुआ है तो फिर मोदी के नाम पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि विस्थापितों का जो समस्याएं थी 1977 से, वो आज तक उसी समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है। साथ ही यह बताते हैं कि अगर इन्हें मौका मिला तो यह विकास को लेकर लंबी लकीर खींचेंगे और एक इतिहास रचेंगे। अपने सहयोगी रवि राजा के साथ शमीम अहमद, बोकारो।